हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 8 मार्च 2021 और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज फ्रेंड्स इन डीड। ये वाला आर्टिकल देखेंगे, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप को लेकर के आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। इस आर्टिकल में बताया हुआ है अ स्लोअर रिकवरी, जिसमें क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी काम का आर्टिकल नहीं बन सकता हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो माइक्रो या फिर आप कह सकते हो जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो 2 साल या 5 साल का हो तब तो हम यहाँ पे पिक भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन किया जा रहा है जो हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। आप अगर देखना चाहो तो खुद से देख सकते हो। फिर आगे जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से थोड़ा सा पॉइंट निकालेंगे, सेफ एंड ओपन। अभी जो ईपीएफओ के लिए अभी जो ट्रस्टी ग्रुप है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि 8.5% का एक जो इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए ईपीएफओ को, वो कंटिन्यू करना है हमें, ठीक है। तो अभी क्यों ईपीएफओ को ये 8.5% की इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू करनी चाहिए, उसके पीछे 2 वजह बताई जाती है। नंबर 1 कि जो भी बंदा एम्प्लॉय है, ठीक है, वो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट जो करता है उसके लिए वो कंपलसरी है, मैंडेटरी बनाया हुआ है। अब जब मैंडेटरी कोई चीज़ बन जाती है तो फिर उनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि कहीं वो और जा कर के वो इन्वेस्ट कर सकें। तो उस केस के चलते इनको कुछ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलनी चाहिए। नंबर 1 कि कंपलसरी कंट्रीब्यूशन। नंबर 2 कि सोशल सेफ्टी नेट की अगर बात की जाए, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करो, हेल्थ सेक्टर की बात करो, इनमें जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए एक एम्प्लॉय को, उसकी नैरो एक तरीके से कन्वर्जन, ठीक है, कवरेज जो है वो नैरो है। तो नैरो सोशल सेफ्टी नेट के चलते ईपीएफओ जैसी स्कीम को, जो कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एक एम्प्लॉय को फ्यूचर में, या पेंशन जो उठाते हैं लोग उन लोगों को, तो उसके लिए 8.5% की जो इंटरेस्ट रेट देनी चाहिए वो सही है, कोई खराबी नहीं है। 2 पॉइंट आ गए, एक तो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन और एक नैरो सोशल सेफ्टी नेट का अवेलेबल होना, ठीक है। आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, पॉइंट थे वो हमने देख लिए। द मैजिक वेपन, इस आर्टिकल में हम देखेंगे चाइना का एक और वेपन जिससे वो इंटरनेशनल नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहा है, वो है अपना बुद्धिज्म का जो आइडिया है उसको प्रमोट करना, ठीक है। जानेंगे इस डिप्लोमेसी को भी चाइना की। तो 2 आर्टिकल तो हो गए एडिटोरियल से, आइडिया पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। जिस तरीके से अंधेरे कमरे में आप काली बिल्ली को ढूंढने की कोशिश करो, वो है या नहीं है ये किसी को पता नहीं है, बट ढूंढने की कोशिश की जाए, तो उसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर राइटर कि जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो अभी डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को, तो उनको लेकर के लोग जो कयास लगा रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में है, उसको कर्व करने के लिए है, तो बोलो वो बिल्कुल बेसलेस है। उसके लिए यहाँ पर वो अपनी तरफ से डिफेंड कर रहे हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये लॉज लाए गए हैं, और क्या इंटरनेशनली ऐसे प्रैक्टिसेस चल रही है या फिर नहीं केवल इंडिया में ऐसा कुछ किया जा रहा है। देखेंगे इस आर्टिकल को, ठीक है। ये वाला आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। और ये वाला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, क्योंकि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई थी 15 अगस्त 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो उसी को लेकर के यहाँ पर 5 सजेशंस दे रहे हैं कि जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे डेवलप हो, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि कोविड-19 का जो एक्सपीरियंस है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी हेल्प कर सकता है किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को टैकल करने में, और जो कमियाँ हैं हेल्थ सेक्टर में उसको ओवरकम करने में। अब देखते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स इन डीड। ये देखो, अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनका विजिट रहा बांग्लादेश में, और उन्होंने अंडरलाइन किया है कि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, चाहे साउथ एशिया की बात करो, चाहे जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें, और वाइडर पर्सपेक्टिव में देखिए तो इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि क्वाड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में इंपॉर्टेंट रीजन कंसिडर किया जा रहा है, बार बार हम बात कर चुके हैं, तो बोला उसमें बांग्लादेश एक की पार्टनर की तरह हम कंसिडर करते हैं बांग्लादेश को। देखो, जयशंकर जी की जो विजिट थी ये कहीं ना कहीं ग्राउंड तैयार करना था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी विजिट होने वाली है मार्च 26 को, इसी महीने में, बांग्लादेश की, और उनकी जो विजिट होगी वो कहीं ना कहीं फादर ऑफ द नेशन, बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है मुजीबुर रहमान, ठीक है, उनकी सेंटेनरी सेलिब्रेशन, मतलब 100 साल का
उनका सेलिब्रेशन होगा उनके नाम पे। इसके अलावा दो और भी इम्पोर्टेंट एनिवर्सरीज है, जिसमें एक तो ये कि बांग्लादेश का लिबरेशन जो कि पाकिस्तान से करवाया था और इंडिया ने बहुत क्रूशियल पार्ट एक अदा किया था अपना, उसको भी लगभग 50 साल हो जाएंगे, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था। ऐसे ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है बांग्लादेश के एस्टैब्लिश होने के बाद में ही शुरू हुए थे, तो उनको भी 50 साल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा रिजर्व है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कितनी ज़्यादा गुडविल रही है, कैसे रिलेशनशिप हमारे रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरिक रीजन्स भी है कि देखो कल्चरली हम एकदम कनेक्टेड हैं। पहले एक अनडिवाइडेड इंडिया जब था, अनडिवाइडेड इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश था, तो उस टाइम पे क्या था, ईस्ट बंगाल से पहले केवल बंगाली तो हुआ करता था बांग्लादेश, ठीक है। साथ में आज लिंग्विस्टिक मैनर में देखो या कल्चरल मैनर में देखो हम कितना ज़्यादा लिंक्ड फील करते हैं, कितनी ज़्यादा लिंकिंग है, और जोग्राफिकली भी हम देख सकते हैं और हिस्टोरिकली भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बट ये जो गुडविल है ना, इसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के चलते क्या होता है पॉलिटिक्स में, फिर बाद में कभी तो बांग्लादेशियों को किस तरीके से, मतलब इलीगल इमिग्रेशन को हम कंसिडर करके बांग्लादेशियों को वापस भगाएंगे, वापस भेज देंगे, तो उससे क्या होता है। और ऐसे ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो कि नॉन मुस्लिम्स हो गए, ठीक है, उन लोगों को अगर इंडिया में आना है या फिर आ चुके हैं तो उनको सिटीजनशिप देने से रिलेटेड वो अमेंडमेंट एक्ट था। तो उससे भी इंडिया का जो रिलेशन था बांग्लादेश के साथ में, वो थोड़ा सा खटाई में या खटास आ गई थी उसमें। तो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षा श्रिंगला, उन्होंने ढाका की विजिट जब पिछले साल की, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि बांग्लादेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, बांग्लादेश आर्मी की एक कंटिजेंट को हमारे रिपब्लिक डे परेड पर भी हमने शामिल किया। तो ये कहीं ना कहीं कोशिशें हैं कि जो गलतियां हो गई या फिर मतलब पॉलिटिक्स को लेकर के, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के, उनको कवर अप करने की ज़रूरत है। आप देखोगे कोविड-19 वैक्सीन का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट हमने जहां भेजा है ना, वो है बांग्लादेश। लगभग 2 मिलियन वैक्सीन की डोसेज है ना, वो हमने बांग्लादेश को भेजी है, जो कि सबसे ज़्यादा है अब्रॉड भेजी गई कंसाइनमेंट में, ठीक है। देखो जयशंकर जी, जो हमारे जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने पॉइंट किया है कि हम प्रैक्टिकल प्रोग्रेस करेंगे ग्राउंड लेवल पे, और उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें भी हमारा अभी कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन और भी देखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कंटेनर कार्गो, उसकी ट्रायल, ठीक है, चिट्टाग्राम मतलब है चिटगांग से लेकर के अगरतला त्रिपुरा के बीच में। चिटगांग एक सिटी है बांग्लादेश में, वहाँ से लेकर अगरतला एक वाटरवेज के थ्रू। दूसरे 2 नए प्रोटोकॉल रूट तैयार किए हैं इनलैंड वाटरवेज में, जिसमें त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट किया जाएगा नेशनल वाटरवेज से। इसके अलावा 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्स हमने हैंडओवर किए हैं उनको। ऐसे ही कंटेनर का मूवमेंट है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में करने के लिए कि जो माल ढुलाई है वो आसानी से हो सके, तो ट्रेन के जो पार्सल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर के तौर पे किए जा रहे हैं। और साथ में जॉइंट वेंचर का एक प्रोविज़न है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश और इंडियन गवर्नमेंट साथ में मिलकर के एनर्जी सेक्टर में भी कोऑपरेट करें। तो ये सारे मुद्दे वो हैं जो अभी हमने लेटेस्ट डेवलप किए हैं, या जिनके बीच में इंडिया और बांग्लादेश दोनों कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इस पर जो जितनी मेहनत की जा रही है, रिलेशनशिप को जितना आगे एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, तो इसमें देखो बहुत सारे डायमेंशंस है, जिसमें सिक्योरिटी का मुद्दा, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, कल्चर हो गया, पीपल टू पीपल टाई हो गया, और शेयर्ड रिसोर्सेज की बात भी करें, जैसे कि रिवर्स की बात करो आप, ब्रह्मपुत्रा इंडिया से फ्लो होकर के फिर बाद में एंटर हो जाती है बांग्लादेश में, ऐसे ही गंगा फिर बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। तो और तीस्ता रिवर वो भी अभी तक अटका हुआ ही है। तो ये क्या है, शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। देखो रिवर तीस्ता का पानी का जो डिवीज़न है ना, वो अभी तक भी नहीं हो पा रहा। उस पर कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, वो अभी तक थोड़ा सा भी कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं हो पा रही है। तो इस मुद्दे पर अभी भी कहीं ना कहीं ये लॉन्ग पेंडिंग प्रॉमिस है कि हाँ, हम जल्दी तीस्ता वाटर को हम शेयर कर लेंगे। तीस्ता जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। और साथ में आप देखोगे पीएम शेख हसीना जो हैं, वो अपनी तरफ से एक तालमेल बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं इंडियन साइड के साथ में, बट दिल्ली जो है वो अपनी प्रॉमिसेस को डिलीवर करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो इन मुद्दों को हमें कहीं ना कहीं सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, आज बांग्लादेश की अगर बात करें
तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं प्लेजर भी फील करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है इस चीज़ को सोच करके कि आज कोविड-19 के टाइम पर भी बांग्लादेश की इकोनॉमी जो थी ना, वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से एक थी। ऐसे ही सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में कुछ इंडिकेटर्स तो ऐसे हैं जहां पे बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं compete करता रहता है और अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है बांग्लादेश। ऐसे ही बांग्लादेश ने अपनी तरफ से कॉमर्स और वाटर रिसोर्सेज की अगर बात करें तो केवल इन्हीं पर रिलाई करने की कोशिश नहीं की है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। देखो वेस्ट बंगाल अभी कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर स्टार कैंपेनर कुछ ना कुछ लूज टॉक करते रहते हैं, तो उसमें क्या है, वो वोट गेन के लिए, वोट बैंक के लिए, तो उसका असर देखो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमारी चलती रहती है। रही सही में जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपनी तरफ से रोहिंग्याज के लिए जो स्टैंड लिया हुआ है कि रोहिंग्याज को हम डिपोर्ट करेंगे, तो उसमें भी बांग्लादेश का मुद्दा आ जाता है। वैसे तो रोहिंग्याज कहाँ से उठ के आए हुए हैं, म्यांमार से, बट म्यांमार से आए हुए ज़्यादातर रोहिंग्याज कहाँ पर हैं अभी, बांग्लादेश में। तो रोहिंग्याज को इंडिया जो है वो डिपोर्ट करता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी क्या है, एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि इंडिया जो है वो म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस को हैंडल करने में बांग्लादेश की हेल्प करेगा। बट अभी थोड़ी सी क्या है इस रिलेशनशिप में, ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि इंडिया ने जो सपोर्ट था वो एक थोड़े तक ही किया, ज़्यादा नहीं किया, जितना होना चाहिए था, अप टू द मार्क नहीं किया। देखो अगर बांग्लादेश, इंडिया या अदर कंट्रीज जो हैं साउथ एशिया में, उनके साथ में इंडिया का एंगेजमेंट थोड़ा बहुत भी इजी या वीक हो जाता है ना, तो वो देखो कहीं ना कहीं चाइना के लिए रास्ते खोल देता है इस रीजन में अपने पत्ते खोलने के लिए या पत्ते चलाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा हमें उसको अलर्ट होकर के हैंडल करने की ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप को हमारे नेबर्स के साथ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम आइडिया पेज वाला डिस्कस करेंगे जिसमें इन डिजिटल हेल्थ इक्विटी फर्स्ट। डिजिटल हेल्थ अगर आप बना रहे हो तो इक्विटी पर भी ध्यान दो, समता पर भी ध्यान दो। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा है सुभाशीष बनर्जी और अंबुज सागर के द्वारा। देखो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में अनाउंसमेंट कर दी गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के दिन, और इसमें इसका एम क्या था कि एक बैकबोन जिसकी ज़रूरत है वो तैयार की जाए, जिससे कि एक इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके इंडिया में। देखो कोविड-19 पेंडेमिक ने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर दी कि अगर एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल हो और उसकी फंक्शनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही हो, तो वो एक की रोल प्ले कर सकता है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में। जैसे आरोग्य सेतु ऐप का यूज़ करना, कोविन जो अभी वैक्सीनेशन के लिए जो कोविन प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, वेब पोर्टल यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर जो भी वैक्सीन चाहते हैं वो लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका प्लान आउट हो जाएगा कि आपकी डेट कब है, किस टाइम पे आप अपने नियर बाई हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जा कर के और फिर बाद में इंजेक्शन ले सकते हो, वैक्सीन ले सकते हो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है ना, तो वो ही कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं, दोनों तरीके के। प्रिवेंटिव हेल्थ चैलेंजेस भी हैं तो क्यूरेटिव हेल्थ चैलेंजेस भी है। प्रिवेंटिव का मतलब ये हो गया कि माल नरिशमेंट हमारा प्रॉपर मिल जाए जो बच्चे हैं या फिर जो माताएं हैं उनको, या फिर उनकी वेलफेयर प्रॉपर हो सके। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको सही तरीके से एडिक्वेटली ट्रेनिंग भी मिले, एडिक्वेटली सिंक्रोनाइजेशन भी हो और एडिक्वेटली रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो, तब जाकर के काम हो जाएगा। और साथ में क्यूरेटिव की बात करें तो हेल्थ एपिसोड्स कितने सारे, मतलब डायग्नोस से लेकर के मैनेजमेंट, ठीक है, कि किस तरीके से बीमारी है, क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना, फिर आगे क्या है, मतलब एक रूटीन रहेगा उस पेशेंट का, डॉक्टर से मिलना, वो सारी चीज़ें प्लान करना। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग करना, सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज़ के बारे में या बीमारियों के बारे में जो स्टडी होती है, एपिडेमियोलॉजी, रिसर्च करनी, प्रायोरिटाइज करना कि भाई रिसोर्सेज किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा वल्नरेबल है, किस सेक्शन को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, वो सारी चीज़ें। और साथ में पॉलिसी कैसे बनाई जाए हेल्थ के लिए, उसके लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उसमें डाउट ही नहीं है, होना ही चाहिए। और ये चीज़ हमने कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक पे अच्छे से देखी। देखो अगर हम कोई भी डेटाबेस डिज़ाइन करें या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करें, एपीआई जिनके आधार पर ड्रग्स तैयार होती है, या कोई भी कानून बनाए, तो हमें
इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, माइंडफुल रहना चाहिए कि जो डिज़ाइन है ना वो चॉइस बेस्ड नहीं, डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए कि वाकई में ज़रूरत किस चीज़ की है, सोसाइटी में डिज़ायर किस चीज़ की है, ना कि आपकी चॉइस क्या है। तो डिज़ायर्स को पहले ध्यान में रखो। अब राइटर जो हैं वो कुछ राइटर्स जो हैं वो सजेशन दे रहे हैं, उन सजेशन को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। देखो, जो पाथवे है ना पब्लिक गुड का, जो रास्ता हम अख्तियार करना चाह रहे हैं, तो उसको केयरफुली डेवलप करने की ज़रूरत है। वहाँ पर केवल क्लेम या ओपिनियन बेस्ड वो प्लान नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसा हमें लगता है ऐसा कर दो, नहीं, एक रिगरस स्क्रूटनी होनी चाहिए, पीयर रिव्यू होना चाहिए, सबसे बातचीत होना चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, एक्सपर्ट से बातचीत होनी चाहिए, फिर जाकर के हमें पब्लिक गुड के बारे में प्लान आउट करने की ज़रूरत महसूस हो, फिर उसके बाद में हम काम करें। मतलब प्रॉपर एक मेथड होना चाहिए। देखो, एक डिजिटाइजेशन है ना, ये कहीं ना कहीं बेटर डायग्नोसिस या बेटर मैनेजमेंट हमें अवेलेबल करा सकता है, इसमें डाउट नहीं है, बट हमें डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एपिडेमियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई बड़ी बीमारी आए तो कैसे काम करेंगे हम। साथ में डिजिटाइजेशन या फिर डेटा, उसको अगर समझें तो हमें कहीं ना कहीं ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हमारी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जैसे कि माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है, चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये ज़्यादा है, कौन से रीजन में ज़्यादा है, कौन से में कम है, उस डेटा को प्रिसाइजली एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है। तभी जाकर तो हम मैटरनल और चाइल्ड केयर संबंधित जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक रिगरस स्टडी होने की ज़रूरत है। आज वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो अगर चल रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था तो डोर टू डोर जाकर के डेटा कलेक्ट किया गया था, और उस डेटा कलेक्शन में एक एक डिटेल लिखी गई थी कि कौन है, किसी की बीमारी है क्या घर में, उस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग उनको अप्रोच किया जा रहा है। तो एक स्टडी होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ को हमें फोकस में लाने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट यहां पर राइटर सजेशन कर देना चाह रहे हैं कि देखो, पब्लिक गुड और इंडिविजुअल राइट, इन दोनों के बीच में एक टेंशन चलता रहता है। वो कैसे? देखो, पब्लिक गुड अगर आप डिलीवर करना चाह रहे हो तो आप डेटाबेस तैयार करोगे, सबका डेटा एक साथ इकट्ठा करोगे, और उसको फिर गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो स्क्रूटनाइज भी करेगी, एनालाइज भी करेगी। और उसी टाइम पे इंडिविजुअल राइट, जैसे कि राइट टू प्रिवेसी, वो ये कहता है कि किसी की प्रिवेसी को वायलेट मत करो, आर्टिकल 21 के अंडर में। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट पब्लिक गुड को या पब्लिक गुड को डिलीवर करने के लिए इंडिविजुअल के डेटा को एनालाइज करता है तो राइट टू प्रिवेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो उस चीज पर हमें एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल पहले ही पिक किया है। इसके अलावा आप देखो, डिजिटाइजेशन करो या फिर आप दूसरी तरफ डिजिटाइजेशन करता है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के तो देखो कितना मुद्दा उठ गया, अभी जो रूल्स आ गए डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए। या इसके अलावा फेसबुक ने अभी जो अपनी व्हाट्सएप के लिए जो पॉलिसी डिक्लेयर की थी, अभी उसको खैर मई तक पोस्टपोन तो कर दिया, बट उसमें क्या था, बोला फेसबुक अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डेटा को यूज कर सकता है। तो वो प्रिवेसी तो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही थी ना। ऐसे ही कहीं ना कहीं स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट में भी ये चीज़ ब्लेम होती रहती है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सर्विलांस स्टेट की तरह काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहा है कि हाँ, हम किस तरीके से डेटा को ऑब्जर्व करें, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन सरकार कर रही है। ये भी कहीं ना कहीं लगातार इश्यूज, मुद्दे हाईलाइट होते ही रहते हैं। देखो, लिटिगेशंस को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पब्लिक गुड और इंडिविजुअल राइट्स के बीच में एक क्लियर, एक ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स आने चाहिए, एक प्रिवेसी मैनेजमेंट भी होना चाहिए, तो पब्लिक गुड भी डिलीवर होना चाहिए। तो जो डिज़ाइन होना प्लेटफॉर्म की, वो बहुत सोच समझ करके करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रिवेसी और स्क्रूटिनी दोनों के अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग एक बिहेवियर या एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक केयरलेस अप्रोच को इग्नोर करने की ज़रूरत है हमें। प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशंस हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही है, इसमें डाउट नहीं है। देखो, यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इनके यहाँ पर भी इस तरीके का डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया ना, तो प्रिवेसी रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज राइज हुई थी। तो इसलिए हमें कंप्लीटली, अभी भी तक भी ये एडवांस कंट्रीज होने के बावजूद भी वहाँ पर 100% सक्सेस गेन नहीं कर पाए। तो ये रियलिटी हमारे यहाँ पर भी है। तीसरा सजेशन राइटर्स दे रहे हैं कि देखो, जो प्रीवियस पॉइंट्स हैं वहाँ पर एक डिजिटल आइडेंटिटी तो बनेगी, एक इंडिविजुअल का नाम तो आएगा, ठीक है ना।
नाम के हिसाब से उसकी आइडेंटिटी, हाँ उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करोगे, उसके फेशियल रिकग्निशन या फिर कोई भी बायोमेट्रिक डेटा है वो स्टोर करोगे, प्रीवियस जो हेल्थ उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कभी कोई बीमारी रही है, कोई क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त है, इम्यूनिटी स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें लेकर के आप एक आइडेंटिटी तो बनाओगे, चाहे वो कोई भी डिजिट्स में आप मार्क दो। तो उस आइडेंटिटी का आप थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक आइडेंटिटी होने के बावजूद भी एक ओपन अप वे में काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर कहीं हो रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई लेन देन हो रहा है, तो उनमें भी एनालिसिस में उस आइडेंटिटी का किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जा सकता है उस पर काम करने की ज़रूरत है। देखो, अगर सिस्टम को हम पूरा देखें तो एक जालीदार जेल बनाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि इस तरीके से सिस्टम हो कि अंदर क्या चल रहा है बाहर से हर कोई देख सके। देखा, पैनोप्टिकन क्या होता है? पैनोप्टिकन एक तरीके की गोल सर्कुलर जेल होती हैं, और उन जेलों में अगर छोटी छोटी विंडोज बहुत सारी छोड़ दें, मतलब ट्रांसपेरेंट मैनर में दीवारें एकदम खुली हो, तो बाहर से कोई भी देख सकता है कि भाई अंदर जो कैदी लोग हैं वो क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही पैनोप्टिकन स्टैंडर्ड टाइप डिजिटल पैनोप्टिकल क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा दूसरे सेक्टर्स में भी उठाया जा सके उस आइडेंटिटी के बेसिस पे, क्योंकि एक प्रॉपर डेटा एनालिसिस होगा और एक इन्फरेंस, जब आइडियाज़ अच्छे से डेवलप हो पाएंगे तो काम आसान हो जाता है। चौथा पॉइंट राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो और एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। पर हाँ, क्या वो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी बने? जो प्रीवियस पॉइंट्स हमने 3 डिस्कस किए हैं ना, बोला उन्हीं के साथ सहमति रखते हुए बनाने की ज़रूरत है। देखो, ऑपरेशनल एलिमेंट्स है ना, वो तब बनाया जाए जब एक प्रॉपर डेलिब्रेशन हो, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पहले बातचीत की जाए। देखो, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करो, बर्थ डेथ रिकॉर्ड, या फिर इनफॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर्स की डिटेल, डिस्पेंसरीज की डिटेल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की, आंगनवाड़ी, स्कूल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो, या फिर हम डायग्नोस्टिक सेंटर, पर्सनल हेल्थ इक्विपमेंट, मतलब हर एक सेगमेंट जहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उनका प्रॉपरली इंटीग्रेशन होने की ज़रूरत है। इससे क्या हो जाएगा कि अब अगर कहीं पर भी मान लो एक डॉक्टर है ए, उसके पास में कोई पेशेंट जाता है और वो जाकर के बोलता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और वो डॉक्टर उस पेशेंट के बारे में डायग्नोसिस करके और उसकी डिटेल जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डाल देता है। अब वो ए डॉक्टर के ट्रीटमेंट से वो पेशेंट खुश नहीं है या फिर सही नहीं हो पा रहा है, तो वो पेशेंट जो है डॉक्टर बी के पास जाएगा, तो वो डॉक्टर बी होगा ना, वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उस पेशेंट की आईडी डाल देगा, तो उसके बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट की अपडेट ए के द्वारा की गई थी वो बी को मिल जाएगी। इससे क्या हो गया कि डॉक्यूमेंटेशन की माथापच्ची भी नहीं रही, और एरर जो है वो भी कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकती है। रही सही में आप देखो कि राइट जो है, अधिकार जो है लोगों के, वो भी प्रिजर्व करने की जरूरत है। डेटा शेयरिंग है, उसके लिए भी एक रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इसके पीछे जितने भी रैशनल्स हैं ना, उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वाकई में चॉइस नहीं, डिमांड बेस्ड काम किया जाए। देखो, नॉन प्रॉफिट यूज़ ऑफ डेटा, कि डेटा का यूज़ नॉन प्रॉफिट वे में, कोई पैसा ना कमाए उससे, क्योंकि पब्लिक डेटा हो गया ना। ऐसे ही डेटा इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा एक न्यू फ्यूल बताया जा रहा है इकोनॉमीज़ के लिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल रिसर्चेज कितनी होती रहती है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान रख करके, कंसिडर करके फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फाइनली, ड्यू प्रोसेस, कानून प्रॉपरली बने, पार्लियामेंट में एक अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए, एक्सपर्ट्स को वहाँ पर भी बुलाया जाए, और पूरी डिस्कशन डिबेट के बाद में एक डिज़ाइन किया जाए एक बैलेंस्ड लॉ। उसके बाद में फिर ये प्लेटफॉर्म जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है ना। इसी के ऊपर यहाँ राइटर ज़्यादा फोकस करे। तो टोटल 5 पॉइंट्स हो गए। इन 5 पॉइंट्स का आप ध्यान रखना, कभी भी डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये 5 पॉइंट हम आराम से एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए डिज़ाइन करने का, एक रिफाइनमेंट, कुछ भी कमियां है ना वो ख़त्म हो, पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए प्रॉपर, ओके। इसके अलावा कोई भी जल्दबाजी के अंदर काम ना हो, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर बाद में गड़बड़ियां होती रहती हैं। तो पब्लिक गुड और इंडिविजुअल प्राइवेसी, ठीक है, उस पर हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत। और साथ में हमें अवॉइड करने की जरूरत है क्रोनी एक्सपर्टिज्म, मतलब
कि लोग अपने आप को ज़्यादा एक्सपर्ट समझते हैं, उसकी बजाय दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करना ही इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ क्रोनी एक्सपर्टिज्म हो जाती है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की ज़रूरत है। तो पॉइंट ये है, देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक है तो बहुत मुश्किल काम, बट ई गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटाइजेशन इंडिया में करना चैलेंज के साथ साथ में नीड भी तो है, तो मुश्किल तो है बट करना भी जरूरी है। बट ये कुछ सजेशन थे, वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। आर्टिकल लिखा है अमित खरे ने। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 अभी अनाउंस हुए थे फरवरी 25 को। एक सॉफ्ट टच को स्टैब्लिश करना था कि जो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे अकाउंटेबल बनाया जा सकता है और किस तरीके से उनको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में फंक्शनिंग करने के लिए एक गाइडलाइन दी जा सकती है। तो ये एक कोड ऑफ एथिक्स है जिसमें 3 टियर ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ हो या फिर जो पब्लिशर्स हैं OTT प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए भी। तो देखो इसमें क्या चीज़ क्लियर की हुई है, जो लेटर मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर करें, उनको ये कहा है कि भाई आप कोई भी कंटेंट अगर अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये नेटफ्लिक्स हो गया, तो इनको क्या करना है, बोले 5 एज बेस्ड कैटेगरीज आपको डिक्लेयर करनी होगी, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट 7 से ज़्यादा उम्र, यूनिवर्सल एडल्ट 13 से ज़्यादा उम्र, यूनिवर्सल एडल्ट 16 से ज़्यादा उम्र और एडल्ट। इसमें क्या है कि कुछ कंटेंट आपको डालने पड़ेंगे, जैसे कि पेरेंटल लॉक का प्रोविजन, कि एक पेरेंट्स जो है वो लॉक खोलें तभी जाकर के बच्चा एक्सेस कर सके उस कंटेंट को जिसको ये प्लेटफॉर्म डिक्लेयर करके रखेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट 13 साल या उससे ज़्यादा, मतलब 13 साल से ज़्यादा बच्चे देख सकें, तो उसके लिए पेरेंटल लॉक की ज़रूरत है। इससे एक और दूसरा, एज वेरिफिकेशन करना, अगर कोई एडल्ट कंटेंट को कोई देखना चाहता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो वल्नरेबिलिटी है ना, माइनॉरिटी बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उसको ध्यान में रख करके ये प्रोविज़न किया गया है। साथ में जो डिजिटल मीडिया हाउसेज हैं, जो पब्लिशर्स हैं, उन लोगों को ये कहा है कि आपको जर्नलिस्टिक कंडक्ट जो ऑलरेडी फॉलो किए जा रहे हैं ऑफलाइन मैनर में, या जो ऑलरेडी टीवी चैनल्स फॉलो करते हैं, बोलो वो नॉर्म्स आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। साथ में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम है, जो कोड हैं, उनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा टीवी के जो लॉज हैं, जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है, वो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, या फिर टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो, सब में इक्वली या इक्वालिटी प्रमोट करने की कोशिश की गई है इन रूल्स के बेसिस पे, ये राइटर बताना चाह रहे हैं। पर बहुत सारे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो रूल्स है ना, ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए है, और कहीं ना कहीं सरकार की डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। बट राइटर यहाँ पे कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं जिनको लेकर के लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, तो पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत देखी गई और एक प्री सर्टिफिकेशन या सेंसरशिप को हटा करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया गया है, और उसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं को कह दिया भाई आप ही क्लासिफाई कर दो ना कंटेंट को। यहाँ पर आप देखो कि कंटेंट क्लासिफिकेशन जो हमने अभी देखा, एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट, वो सारा जो पूरा क्लासिफिकेशन देखा, वो क्लासिफिकेशन कोई सेंसरशिप बोर्ड थोड़े ना कर रहा है, वो तो आपको खुद से खुद का करना है। इससे ज़्यादा ऑटोनॉमी क्या हो सकती है। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ इंडिया में ही की गई है, सिंगापुर में भी इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश हो गई थी 1994 ब्रॉडकास्टिंग एक्ट के अंडर में, ठीक है। उसमें भी उस बॉडी ने यही कहा था कि भाई आप कुछ भी ब्रॉडकास्ट करते हो तो उसके लिए लाइसेंस आपको पहले गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा और फिर उसके बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो ओटीटी क्या होता है, देखो ओटीटी हमेशा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वीडियोस ऑन डिमांड, और ये निश सर्विसेज है, मतलब कि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही मिलती है, कहीं और नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए तो देखो सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंटेंट क्लासिफिकेशन अगर वो खुद से करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा पेरेंटल लॉक का, एज वेरिफिकेशन का, डिस्प्ले को रेटिंग देना कि हाँ 5 स्टार कंटेंट है इसमें या 1 स्टार कंटेंट है, या करंट अफेयर से रिलेटेड या एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट वहाँ पे शेयर किया जा रहा है तो उसमें कौन सा सेंसरशिप अप्लाई की जा रही है। इस सिंगापुर में जो कंटेंट है उसमें आप देखो
ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज एक्ट 1992 है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए एक्ट लाया गया था 2015 में, और उसमें डिजिटल मीडिया पर भी रेगुलेशन लगाया गया, और उसी के बेसिस पे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज 1992 के बेसिस पे ही कंटेंट का क्लासिफिकेशन किया गया कि हाँ किस तरीके का कंटेंट है, इंडस्ट्री के लिए कोड क्या होगा, इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड क्या होगा, क्या मैकेनिज्म वो फॉलो करने वाले हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल इंडिया में ही ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में भी उनका जो ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन और ऑफकॉम जिसको स्टैब्लिश किया गया, और दूसरा कम्युनिकेशन एक्ट 2003 जो कि रेगुलेट करता है कम्युनिकेशन लैंडस्केप को यूके में, तो वहां पर भी तो ये चीज़ अवेलेबल है। और यूके गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर भी रिलीज किया था कि क्या तो थ्रेट है सोसाइटी को इन ऑनलाइन कंटेंट्स की वजह से, और क्यों हम ये कानून ला रहे हैं कम्युनिकेशन एक्ट 2003। तो जब ये चीज़ क्लैरिटी के साथ में आ जाए तो फिर घाटा क्या है। बट सवाल क्या आता है, बोलो गवर्नमेंट ने डिस्कशन किया ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये रूल्स डिक्लेयर किए, बट राइटर इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं और बता रहे हैं आगे, वो देखते हैं। देखो, सेल्फ क्लासिफिकेशन अगर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स अगर अपने कंटेंट का कर लेते हैं तो ये चीज़ बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो है सेंसरशिप का, तो सेंसरशिप इस प्लेटफॉर्म पे कोई लगाई थोड़े ना जा रही है, वो तो बिल्कुल हटा दी गई कि भी आप ही अपने हिसाब से सेल्फ क्लासीफाई कर दो। एक तरीके से जो क्रिएटिव लोग हैं उनको आप एनकरेज करो। अगर कोई भी अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर उसको आने ही मत दो ना, उसको पहले ही रोक दो, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा बोला ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की जो बात की है 3 टियर, उसमें बोला एक डिजिटल मीडिया एंटिटी जो है वो ये मतलब एक डिजिटल मीडिया एंटिटी जो है वो ये कह रही है कि जजेज जो कि इन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज जो हैं उसमें, तो बोलो उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा इन बॉडीज को, गवर्नमेंट जो एक पैनल अप्रूव करेगी उसमें से, मतलब गवर्नमेंट जो नाम देगी उन्हीं में से ग्रीवांस रिड्रेसल में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा उनको करना पड़ेगा। बट राइटर इस चीज़ को ये कह रहे हैं, बोले ये जो रूल्स आए हैं ना, इनके सेक्शन 12 और क्लॉज 2 को एक बार आप ध्यान से पढ़ो, और वो ये कहते हैं कि जो ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको ज़रूरत है कि वो ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक इंस्टीट्यूशन या एक बॉडी स्टैब्लिश करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो होंगे वो उसको हेड करेंगे, और साथ में हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन भी हो सकते हैं। वो जो एमिनेंट पर्सन होंगे वो किस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, फील्ड ऑफ मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, चाइल्ड राइट से रिलेटेड हो सकते हैं वो, या फिर ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक्टिविस्ट हो सकता है कोई, या फिर रेलेवेंट फील्ड जो भी कंटेंट वहाँ पे शेयर किया जाता है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे उससे रिलेटेड, और साथ में मेंबरशिप कितनी हो सकती है उस हेड के अलावा, 6 से ज़्यादा नहीं, मतलब टोटल मेंबरशिप मेंबर्स हैं वो 6 होंगे और एक हेड हो जाएगा। इस तरीके से ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए वो पूरी बॉडी काम करेगी, और साथ में इसमें उस और ये जो और जो मेंबर्स होंगे वो कहाँ से हो सकते हैं, वो देखो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, मीडिया हाउसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, चाइल्ड राइट से रिलेटेड, वही चीज़। तो राइटर एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं, बोला इसको एक बार रीड करने पे आपको कहीं पर भी लग रहा है कि सरकार जो कुछ भी बोलेगी उसी पैनल में से आपको पिक करना पड़ेगा, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कही हुई। मतलब जो टियर 1 और टियर 2 की जो एक तरीके से ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का जो टियर 1 और टियर 2 लेवल है वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, केवल और केवल सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म की बात की जा रही है। टियर 2 अगर बात करें, टियर 2 की बात करें सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ में, तो वहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो कयास एप्रीहेंशन है ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा तीसरा इशू कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो राइज कर रही हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने अपने हिसाब से मार्च 2 में, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ में, मतलब अपनी मीटिंग के बेसिस पे ये कही गई बात है, बोला कि नवंबर 2019 से ही डिस्कशन प्रॉपर चल रहा है। मुंबई में हुआ नवंबर 11 2019 में, चेन्नई में हुआ, OTT प्लेटफॉर्म्स के जो एक कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे डिस्कशन किया गया। बट राइटर एक चीज़ बोल रहा है कि कंसल्टेशन का मतलब ये थोड़े ना है कि गवर्नमेंट वो बात मान ही जाएगी, कॉन्करेंस थोड़े ना होता है।
गवर्नमेंट को वो चीज़ करनी है, गवर्नमेंट को आपसे बातें सुननी है और वो एक एडवाइजरी होती है आपकी कंसल्टेशन। फिर गवर्नमेंट को क्या ठीक लगता है, क्या ठीक नहीं लगता, वो फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। रही सही में जो न्यू पोर्टल्स है, डिजिटल न्यू पोर्टल्स है, नए प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको देखो इस्टेब्लिश करना, और इस्टेब्लिश होने के बाद में उनको अगर ये कह देना कि भाई आपको जर्नलिस्टिक कोड्स फॉलो करने हैं, तो उसमें क्या गलत कह दिया, ठीक है। क्योंकि कंटेंट अगर जो प्रोहिबिटेड है या फिर जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, उसका ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो उस चीज़ को रोकने की अगर बात की जा रही है, तो इसमें मतलब राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा सवाल उठाने वाली बात है। इसके अलावा डिजिटल न्यूज़ पोर्टल हैं, उनको भी तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए ना, कि आपको आए इस दुनिया में, या फिर आपको अपने फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं इतना टाइम हो गया, आपने अभी तक कोई कोड क्यों नहीं तैयार किया खुद से, ये भी तो एक सवाल उठता ही है उन पे। दूसरी ज़रूरत क्या है कि ये डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को ओपनली मार्केट में रखे, कि एक भी इंडिविजुअल को अगर परेशानी है आपके कंटेंट से, तो उस कंटेंट की बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्लेटफॉर्म पे दी जाए, और साथ में जो सिटीजन्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आपको ईमेल कर सके, और ईमेल में आप उनको प्रॉपरली एड्रेस भी करो उनकी प्रॉब्लम। जैसे कि 24 घंटे के अंदर अंदर तो एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई आपके पास मेल आ गई, ये रूल्स क्या कहते हैं, मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर तो एक्नॉलेज कर देना है कि भाई हमारे पास में हाँ मेल आ गया आपका, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको देख लेंगे, और 15 दिन के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ कही जा रही है रूल्स में, तो जो कि अभी तक क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में चल रहा है। एक जो यूज़र है उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। सही में कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन राइज किए हैं रूल 16 में अंडर पार्ट 3 ऑफ द रूल्स, जो अभी ये रूल आए हैं, कि बोला इमरजेंसी सिचुएशन में इंटरिम ब्लॉकिंग की जा सकती है कोई भी कंटेंट के ऊपर। तो इसमें ये काम करेगा कौन, ये इशू कौन करेगा इंटरिम ब्लॉकिंग को, कि भाई कंटेंट एक बार शेयर मत करो, इमरजेंसी है, प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर, तो ये काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो ये चीज़ तो एग्जैक्टली वही है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले 11 सालों से करती आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बेसिस पे, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बेसिस पे, जो प्रोसीजर एंड सेफ गार्डिंग फॉर द ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाई पब्लिक रूल्स 2009 के बेसिस में। तो अब क्यों प्रॉब्लम आ रही है, जब इंफॉर्मेशन मतलब एक वही बात हो गई, केवल एंटिटी चेंज हुई है। पहले मेईती किया करती थी, अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो करेगी केवल ब्लॉकिंग का काम अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है। तो ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, केवल एंटिटी तो चेंज हो रही है। देखो पार्ट 3 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के बेसिस पे ये जो ब्लॉकिंग का काम है ना, ये जो आपने ऊपर रेफरेंस देखा है, इस रेफरेंस में अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को एम्पावर किया गया है, इसके सेक्रेटरी को एम्पावर किया गया है, ना कि पहले जो थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब मेईती की जगह I&B वाली जो बॉडी है वो काम करेगी। तो बोले इस चीज़ में प्रॉब्लम कहाँ है, केवल एंटिटी तो चेंज हुई है। दूसरा, इसमें प्रोविज़न ये किया हुआ है कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको रेटिफाई करने की बात की जाए, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप करो इस चीज़ को, करो कंप्लीट करो, ठीक है। तो ग्रीवांसेस को ही अगर टाइम पे एड्रेस नहीं किया जाएगा, या फिर ऐसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन को ही नहीं किया जाएगा, तो इस टाइम पे फिर गवर्नमेंट का काम क्या रह गया है, ठीक है। तो एप्रीहेंशंस तो बहुत सारी हैं, स्केप्टिसिज्म भी बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब एक तरीके से डाउट्स उठाए जा रहे हैं, बट पॉइंट ये है कि कमरा अभी बंद है, इसलिए आपको काली बिल्ली का थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो कि हाँ ब्लैक बिल्ली जो है वो अंदर बैठी हुई है, थोड़ा सा दरवाजे खोलो, खिड़कियाँ खोलो, सनलाइट आएगी तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला, अंदर कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द मैजिक वेपन, आर्टिकल लिखा है शिखा अग्रवाल के द्वारा। देखो कोविड-19 वॉर, कोल्ड वॉर के बाद में एक अलग ही माहौल बना हुआ था कि हिस्ट्री का एक हिस्ट्री का एंड हो गया, बट रियलिटी क्या है, जो बातचीत रही है ना, जो रोग था असली, उसके बारे में बातचीत होना अभी भी कहीं ना कहीं साइड में था, क्योंकि चाइना जो है
वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स मैनर में राइज कर रहा है अब धीरे धीरे, और वो भी कोल्ड वॉर एरा के बाद में। कोल्ड वॉर एरा का एंड हुआ था 1990s में, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। और आज देखो ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप में चाइना की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी, मतलब चाइना को कंटेन करने के लिए जैसे ग्रुप्स को एस्टैब्लिश करने की नौबत आ गई। अब ये देख लो, ठीक है। चाइना एक पार्टी स्टेट है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो अपने आप में पूरी रोल प्ले करती है, और वो प्रोपेगेंडाज पे ज़्यादा काम करती है कि माहौल कैसे बनाया जाए। इसी चीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस विंग्स भी इस्टेब्लिश कर रखी है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है चाइना की यूनाइटेड फ्रंट वर्कफोर्स डिपार्टमेंट, UFWD। वो ये एक पिवटल एजेंसी है, मेन एजेंसी है, कोर एजेंसी है चाइना के प्रोपेगेंडा को इंटरनेशनली एक्सपेंड करने की। और इस UFWD को माओ ने मैजिक वेपन बोला था, और सी जिनपिंग भी इसी का कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं कि कैसे भी करके चाइना का जो ड्रीम है ना कम्युनिज्म को थ्रू आउट वर्ल्ड स्प्रेड करना, ठीक है, सिंगल आइडियोलॉजी की प्रेवलेंस करना, उसके लिए यूनाइटेड फ्रंट वर्क को लगातार काम में लिया जा रहा है। आप देखोगे पॉपुलर ओपिनियन को सबवर्ट होते हुए भी देख रहे हो कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप ज़्यादा आ रही है, या फिर हर जगह पे कम्युनिज्म या फिर एक बुद्धिज़्म का जो आइडिया है उसके थ्रू कहीं ना कहीं ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जो पॉपुलर ओपिनियन है बेसिकली कौन सा, जहाँ पर पब्लिक अपना ओपिनियन देती है, डेमोक्रेसी जो ओपिनियन देती है अपना। देखो पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो इस डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से साउथ एशिया में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स किए हैं जो कि UFW बैकग्राउंड के बेसिस पे काम करते हैं, और ये एक डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं जो चाइना की आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज में साउथ एशिया में बहुत हद तक काम कर रहे हैं। आज देखो चाइना के जो करंट एम्बेसडर है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और जो श्रीलंका में फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव थे चाइना के, वो लगातार बुद्धिज़्म आइडियोलॉजी का यूज़ करके और UFWD की जो एक्टिविटीज़ है उसको लगातार प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो दूसरे कंट्रीज़ की आइडियोलॉजीज़ हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ का जो डेमोक्रेटिक उनका फंक्शनिंग करने का तरीका है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप देखोगे एक डिपार्टमेंट है जिसका एजेंडा है अपने हिसाब से कि आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ को साथ में लेकर के उनके बेसिस पे अपनी जो खुद की टारगेट्स हैं, खुद का जो टारगेट, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें फॉर एग्जांपल, चाइना क्या करना चाह रहा है इससे कि अपनी खुद की डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड। तो इसमें एक बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना एस्टैब्लिश की हुई है, साथ में एक एशिया पैसिफिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन फाउंडेशन भी एस्टैब्लिश किया हुआ है इन फ्रंट्स पर काम करने के लिए। तो आपको एक अलग ही तरीका दिखाई दे रहा है कि अपनी आइडियोलॉजी को और अपनी जो डोमिनेंस है उसको क्रिएट करने के लिए चाइना कैसे कैसे वेपनाइज कर रहा है एक रिलीजियस एथोस को। साथ में जो BAC है, BAC का मतलब हो गया बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना, तो उनके जो ऑफिशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी जो हैं वो बुद्धिज़्म की ट्रेनिंग लेते हैं चाइना में। और आप देखोगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उन्होंने 11th पंचेन लामा गेल्तेसेन नोबरू उनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उनको अपॉइंट किया है। देखो 2006 से अगर BAC की बात करें ना तो एक ये लगातार ऑर्गेनाइज करता जा रहा है वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम को, ठीक है। और उसमें मेन टारगेट क्या है कि कैसे भी करके ये पंचेन लामा, ठीक है, इनको एक लेजिटिमेसी मिले, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए। देखो वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम जो है ये चाइना की एक प्राइमरी पब्लिक रिलेशनशिप को एक्सरसाइज करने के लिए बनाया हुआ है कि कैसे भी करके जो बुद्धिज़्म का आइडिया है वो देखो एशिया से इंटीग्रेटेड, और पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया का ही कहीं ना कहीं ओरिजिन माना जाता है। और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी जितनी भी टीचिंग्स दी थी वो सारी की सारी इंडिया में दी थी। तो चाइना इस बुद्धिज़्म के थ्रू यहाँ पर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है कि बोला एशिया की हिस्ट्री में बुद्धिज़्म का जो रिलेशन है बोला उसी के साथ साथ में चाइना का भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड मैनर में रोल रहा है। तो इसी चीज़ से चाइना जो वो अपनी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को भी कहीं ना कहीं गार्नर करना चाह रहा है और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाह रहा है। और साथ में ये जो पंचेन नामा है जिनका नाम है ग्याल्त्सेन नोरबू, इनकी भी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना चाह रहा है साथ में। मतलब कहने का
कि आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसका फ़ायदा कहाँ उठाना चाह रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखो जो 5th कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 2018 में, बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, उसमें बुद्धिज़्म पर बहुत जोर दिया गया था। इसके अलावा चाइना का जो बुद्धिज़्म स्ट्रेटजी है ये कहीं ना कहीं लुम्बिनी में भी काम कर रहा। आज लुम्बिनी चलो वैसे नेपाल में है, बट वहाँ पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किए जा रहे हैं, जैसे कि जोंगहुआ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर बीएसी करवा रहा है। ऐसे ये $3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ऐसे ही लुम्बिनी रिकवरी प्लान है, जिसमें नेपाल के जो अभी आप कह सकते हो जो केपीएस ओली प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, उनके ओपोनेंट जो हैं उन्हीं की पार्टी से बिलोंग करने वाले कम्युनिस्ट जो हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड जिनको बोलते हैं, वो भी इस इंस्टीट्यूशन के जो कि ये काम कर रही है लुम्बिनी रिकवरी प्लान, उसके को चेयर हैं। तो ऐसे करके आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लियर बता रही हैं कि चाइना अपनी डोमिनेंस के लिए एक जो रिलीजन का रास्ता है वो भी नहीं छोड़ रहा है। बाकी चीज़ें ये बता रहे हैं कि यूनाइटेड फ्रंट सिस्टम है, ये साउथ एशिया में भी चाइनीज़ पीपल एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप ऐसे नाम करके कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं चाइना को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली इंडिया चाइना फ्रेंडशिप की बात भी की जाए तो वो भी इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन प्रोग्राम है, वहाँ पर भी अपनी तरफ से जो सिटीजन्स हमारे यहाँ के इंडियन सिटीजन्स के मन में गलवान इंसिडेंट के बाद में जो दुश्मनी दिमाग में आ गई कि हमारे फौजियों को मार दिया, हमारे यहाँ पर मतलब एक तरीके से चाइना एक रिलायबल फ्रेंड नहीं है, वो एक इमेज बन गई थी चाइना की, तो उसको पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है इस इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के बेसिस पे। इसके अलावा ये जो चाइना बेस्ड जितने भी सिस्टम है, ये जो हमने देखे पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, ये हांगकांग में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया गया था जिसके बेसिस पे डेमोक्रेसी को ख़त्म करके कम्युनिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है, उसको भी प्रमोट किया। तो ये जो मैजिक वेपन है ना UFWD, ये देखो चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं उसको साउथ एशिया में भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, न्यू सोशल क्लास वर्क डेवलप करने की बात कर रहा है। और देखो अभी 2017 में ये न्यू सोशल क्लास वर्क डेवलप भी किया जा चुका है, और ये ब्यूरो है, ये कहीं ना कहीं एक नई इमर्जिंग सोशल एलिट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो नए जो लोग हैं सॉरी नया जो सोशल एलिट बन रहा है वो कौन है? यंग प्रोफेशनल्स, IT रिलेटेड फील्ड के जो लोग हैं, जो नए लीडर्स हैं, ठीक है, ऐसे ही मीडिया पर्सनल्स हैं, बोला इनको आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करके हम हमारे हिसाब से इनको डायरेक्ट या डिक्टेट कर सकते हैं, और फिर वो हमारी जो आइडिया है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं कि यूनाइटेड फ्रंट वर्क को, और इसके लिए चाइना बैक टू बैक काम कर रहा है। आज आप देखो चाइना में टोटल 500 प्राइवेट एंटरप्राइजेज है ना, उनमें से 191 एंटरप्राइजेज हैं वो BRI में इन्वॉल्व है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और सिमिलरली साउथ एशियन पार्टनर्स के साथ भी कोशिश कर रहा है चाइना कि अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए साउथ एशिया की जो नई यूथ या फिर इमर्जिंग सोशल एलिट्स हैं जिनके बारे में हमने देखा, ये सारे के सारे बोला इनको हम कैप्चर कर सकते हैं और चाइना की डोमिनेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं यहाँ पे साउथ एशिया में, और इंटरनेशनली देख सकते हैं। तो मिलिट्री एग्रेशन दिखाओ, चाहे इकोनॉमिक कॉर्जन दिखाओ, या ऑफेंसिव डिप्लोमेसी दिखाओ, या फिर UFWD के थ्रू अपनी खुद की एक कहता है ना कि सिक्का मनवाने की कोशिश कर रहा है चाइना, और यही कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी का एक ऑप्शन है। यहाँ पर ये आर्टिकल है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एसोसिएटेड है ताइवान से, उन्होंने ये चीज़ डिकोड की है। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।